प्यारे बच्चों, अमेरिकन सीनेट के बारे में हमने अध्ययन किया कि किसकी अवधि क्या है, नियुक्ति क्या है, इसके समय अनुसार किस तरह से कार्य करती है और प्रतिनिधि सभा से किस तरह से स्थिति है, सीनेट की क्या शक्तियां हैं। अमेरिकन उच्च सदन की शक्तियां दुनिया में अन्य सदनों से उच्च हैं। इसका क्या कारण है कि उनकी कानून निर्माण से लेकर सभी विषयों के संबंध में जो शक्तियां हैं वो प्रतिनिधि सभा से कम नहीं है। जो लोक सदन होता है, निम्न सदन होता है, सामान्यतः किसी भी शासन व्यवस्था में दोनों सदनों के अंतर्गत उच्च सदन और निम्न सदन में से तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाता है। तो निम्न सदन की शक्तियां हैं वो उच्च होती हैं, तो निम्न सदन की स्थितियां उच्च होने के कारण उच्च सदन की शक्तियां कम होती हैं। लेकिन अमेरिकन व्यवस्था के अंतर्गत उच्च सदन की स्थिति भी मजबूत है, जो प्रतिनिधि सभा की तरह ही शक्तिशाली सदन के रूप में जाना जाता है। क्या कारण है? एक तरफ तो प्रतिनिधि सभा की लोकतांत्रिक और भ्रष्ट जो आचरण होता है उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए उच्च सदन कार्य करता है। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिकन राष्ट्रपति जिसे हम कहें बहुत महत्वाकांक्षी होता है, ऐसी स्थिति में कार्यपालिक रूप से राष्ट्रपति की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए सीनेट एक मुख्य भूमिका के रूप में होता है। अब सीनेट का क्या क्या शक्तियां हैं, सीनेट क्या क्या करता है, सीनेट की शक्तियों को एक एक करके हम विवरण सहित उनका अध्ययन करेंगे। सीनेट की जो शक्तियां हैं उसमें पहली शक्ति का रूप में हम करेंगे कानून निर्माण के संबंध में सीनेट की क्या स्थिति है। निम्न सदन की यदि बात करें, चाहे कोई भी विधेयक हो उसकी स्थिति उच्च होती है, लेकिन यहाँ पर कानून निर्माण के संबंध में तीन तरह के विधेयकों की बात करेंगे। पहला साधारण विधेयक, साधारण विधेयक के संबंध में प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों की स्थिति समान है। दोनों के द्वारा किसी भी विधेयक को पारित करने हेतु या किसी भी विधेयक की स्वीकृति हेतु दोनों का समान रूप से महत्व है और सामान्य रूप से किसी भी विधेयक को प्रस्तुत करके उसे पारित होना है तो बहुमत के द्वारा पारित किया जाना है। ऐसी स्थिति में लोक सदन और उच्च सदन दोनों की, हायर सदन दोनों की स्थिति क्या है? इक्वल है, बराबर है। ठीक है। दूसरा है कानून निर्माण के संबंध में संवैधानिक विधेयक। यदि हम संवैधानिक विधेयक की बात करेंगे तो संवैधानिक स्थिति का मतलब यह है कि संविधान से संबंधित जो भी विषय है उसके संबंध में सीनेट के कानून या उसको विधेयक को पारित करने के संबंध में क्या स्थिति है। तो सीनेट का संवैधानिक विषयों से संबंधित भी 2/3 बहुमत, अर्थात किसी भी विधेयक को पारित करना होता है तो वो 2/3 बहुमत से पारित किया जाएगा। इसलिए सामान्यतः इसकी स्थिति भी सामान्यतः किसके समान है? प्रतिनिधि सभा यानी निम्न सदन के समान ही उच्च सदन की सीनेट की स्थिति है कि संवैधानिक विधेयक को पारित करने हेतु भी 2/3 बहुमत से यदि पारित हो जाता है वह विधेयक प्रतिनिधि सभा और सीनेट में दोनों में स्वीकृति आवश्यक है। अतः संवैधानिक विषयों से संबंधित स्थिति में भी सीनेट प्रतिनिधि सभा के समान है। तीसरा है वित्त विधेयक। वित्तीय विधेयक के संबंध में क्या स्थिति है? वित्त विधेयक के संबंध में प्रतिनिधि सभा और सीनेट में डिफर है। उसमें क्या अंतर है? ऐसा है कि लोक सदन अर्थात निम्न सदन जहां भी होगा वित्त विधेयक है वो निम्न सदन में रखा जाता है। तो लोक सदन क्या है, यूं कहें हम प्रतिनिधि सदन के रूप प्रतिनिधि सभा के अंतर्गत वित्त विधेयक रखा जाता है, न कि सीनेट में। ये अंतर है। लेकिन ये सैद्धांतिक रूप से देखने से ऐसे लगता है कि प्रतिनिधि सभा में वित्त विधेयक रखा जाएगा तो ऐसी स्थिति में वित्त विधेयक के संबंध में प्रतिनिधि सभा की स्थिति मजबूत है। लेकिन सैद्धांतिक दृष्टि से दिखते हुए भी व्यवहार में सीनेट वित्त विधेयक के संबंध में भी महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। क्या अर्थ हुआ? अर्थात प्रतिनिधि सभा का वित्त विधेयक के अंदर प्रतिनिधि सभा में रखा जाना सैद्धांतिक दृष्टि से सीनेट से उच्चता प्रदान करता है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से प्रतिनिधि सभा के अंतर्गत रखे गए वित्त विधेयक के प्रस्तावों को अस्वीकृत, उसमें संशोधन परिवर्तन किया जा सकता है। तभी अमेरिकन राष्ट्रपति मुनरो कहते हैं कि ये सीनेट के द्वारा किए गए कार्य हैं वो संविधान के अनुरूप नहीं प्रतीत होते हैं। केवल शीर्षक के अलावा उसमें सारा लगभग सब कुछ उस विधेयक के अंतर्गत जब परिवर्तित या संशोधित किया जा सकता है तो ऐसी स्थिति में वित्त विधेयक के संबंध में भी सीनेट की व्यवहारिक दृष्टि से स्थिति प्रतिनिधि सभा के समान है।
अर्थात क्या है, वित्त विधेयक के संबंध में सैद्धांतिक दृष्टि से सदन के अंतर्गत, प्रतिनिधि सभा के अंतर्गत ही विधेयक रखा जाएगा, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से वित्त विधेयक के अंतर्गत संशोधन प्रस्तावों को स्वीकृत, अस्वीकृत, परिवर्तित किया जा सकता है। एक वित्त विधेयक में 849 मुंद्रों के समय एक वित्त विधेयक जब रखा गया, 849 के आसपास उसमें संशोधन पारित हुए। तो ऐसी स्थिति में वित्त विधेयक का मूल शीर्षक के अतिरिक्त अन्य सभी बिंदुओं को परिवर्तित व संशोधित कर दिए जाने के कारण व्यवहारिक दृष्टि से सीनेट की स्थिति प्रतिनिधि सभा के समान ही है, लेकिन सैद्धांतिक दृष्टि से प्रतिनिधि सभा में ही वित्त विधेयक रखा जाता है। यह सीनेट की कानून निर्माण के संबंध में स्थिति है। अब मान लीजिए दूसरा बिंदु आके यहाँ व्यवहारिक दृष्टि से वित्त विधेयक के संबंध में सीनेट कैसे उच्चता प्रदान करती है। यदि किसी भी कानून निर्माण के संबंध में दोनों सदनों में वाद विवाद हो जाए और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, अर्थात संयुक्त बैठक का अर्थ है कि दोनों सदनों के सदस्यों की एक संयुक्त कमेटी बनती है, उस कमेटी में 6 सदस्य होते हैं, 3 सदस्य प्रतिनिधि सभा के, 3 सदस्य सीनेट के। अब सीनेट के सदस्यों और प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के द्वारा किसी विषय के संबंध में वाद विवाद होने की स्थिति में अंतिम निर्णय करना होता है। यहाँ पे आप व्यवहारिक सैद्धांतिक दृष्टि से दोनों के सदस्यों की संख्या समान है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से सीनेट के सदस्यों की विषय के प्रति गंभीरता, विषय के प्रति ज्ञान और उनके कार्य कौशल और अनुभव के आधार पर सीनेट और प्रतिनिधि सभा की संयुक्त समिति में जो निर्णय किया जाता है वो ऐसा देखा गया है कि वो सीनेट की उच्चता प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि सीनेट में चुने हुए व्यक्तियों को विषय के संबंध में तथा अनुभव के आधार पे ज्ञान ज़्यादा होता है बजाय प्रतिनिधि सभा के। तो प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की कमेटी और सीनेट के सदस्यों की कमेटी में सैद्धांतिक दृष्टि से दोनों में समान है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से उनके ज्ञान का स्तर, उनके अनुभव की स्थिति में उस सम्मिलित जो समिति होती है, संयुक्त जो कमेटी होती है, उसमें निर्णय है वो सीनेट के सदस्यों के अनुमानतः अनुरूप ही होते हैं। क्यों? क्योंकि विषय की प्रासंगिकता उनके पास ज़्यादा होती है, ज्ञान और अनुभव ज़्यादा होता है। तो ये व्यवहार में क्या हुआ, कानून निर्माण के संबंध में व्यवहार में वित्त विधेयक की स्थिति में भी सीनेट की शक्ति प्रतिनिधि सभा के समान ही है, लेकिन सैद्धांतिक दृष्टि से प्रारंभ में वित्त विधेयक प्रतिनिधि सभा में ही रखा जाता है। दूसरी शक्ति कार्यपालिका की शक्ति। कार्यपालिका की क्या शक्तियां हैं, अर्थात कानून निर्माण के अलावा कार्यपालिका के रूप में क्या क्या शक्तियां हैं। देखिए, सीनेट को उच्चता प्रदान करने में कार्यपालिका की शक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान है। क्या, कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो दुनिया में किसी दूसरे सदन के पास नहीं है, जो अमेरिका के उच्च सदन के पास हैं? वो शक्तियां हैं कार्यपालिका में नियुक्तियों संबंधी। अब ये नियुक्तियां भी 2 प्रकार से होती हैं। कार्यपालिका की शक्तियों के रूप में अमेरिकन राष्ट्रपति को यह शक्ति होती है, वो किसी संघ राज्य या किसी उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति किए करता है। अर्थात नियुक्ति के संबंध में कार्यपालिका को विशेष, यूँ कहें हम, राष्ट्रपति को शक्तियाँ प्राप्त है। अब इन नियुक्तियों के संबंध में 2 तरह की नियुक्तियां हैं। एक नियुक्ति है संघ से संबंधित, अर्थात केंद्र से संबंधित, दूसरी है राज्यों से संबंधित। अब इसमें नियुक्ति के संबंध में जहां राज्यों से संबंधित है, जहां संघ से संबंधित नियुक्तियां हैं, वह अनुमानतः राष्ट्रपति के द्वारा कर दी जाती हैं। लेकिन राज्यों से संबंधित नियुक्तियों के संबंध में एक विषय आता है सीनेटीय शिष्टाचार। अर्थात सीनेटीय शिष्टाचार का अर्थ यह है, तात्पर्य यह है कि अमेरिकन राष्ट्रपति के द्वारा किसी राज्य में किसी व्यक्ति की उच्चतम न्यायालय या अन्य किसी जगह पर नियुक्ति करनी है, न्यायाधीश की नियुक्ति या अन्य किसी नियुक्ति के संबंध में उस राज्य के सीनेट के अनुभवी और सीनियर व्यक्तियों से राष्ट्रपति द्वारा शिष्टाचार मुलाकात या शिष्टाचार उनसे बात की जाती है कि किस व्यक्ति को किस पद पर नियुक्त किया जाए। इसे कहते हैं सीनेटीय शिष्टाचार। यदि राष्ट्रपति के द्वारा इस शिष्टाचार की अवहेलना की जाती है
तो सीनेट के द्वारा उस नियुक्तियों की पुष्टि नहीं की जाती है या उस नियुक्ति के संबंध में अवरोध पैदा किया जाता है, जिसके कारण राज्य में वो नियुक्ति नहीं हो पाती। अर्थात व्यवहारिक दृष्टि से सीनेट की नियुक्तियों में जो राज्य और केंद्र दोनों जगह पे नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं, उनकी पुष्टि सीनेट के द्वारा की जानी चाहिए। यदि सीनेट के द्वारा उन नियुक्तियों की पुष्टि नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियां अवैधानिक या अवैध हैं। तहत क्या कह सकते हैं हम, नियुक्तियों के संबंध में किसको पावर हुई, सीनेट को। नियुक्तियां करना है किसी उच्चतम न्यायालय का या उच्च न्यायालय का या किसी अन्य देश का राजदूत का है, विदेश मंत्रालय के अन्य किसी नियुक्तियों से संबंधित है, तो ये सभी नियुक्तियां हैं वो सीनेट की पुष्टि के बाद ही वैध मानी जाएंगी, स्वीकृत की जाएंगी। दूसरा संबंध है संधिया या समझौता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। विदेश मंत्रालय को नियंत्रित करने का जो कार्यपालिक रूप में सीनेट के पास जो शक्ति है वो दुनिया में अनोखी है। इसके बारे में कहा जाता है कि सीनेट के पास जो शक्ति संधियों और समझौतों से संबंधित शक्ति है, उसके संबंध में दुनिया में कहा, जॉन हे कहते हैं कि सीनेट एक ऐसा अखाड़ा है जिसमें सांडों की आपस में लड़ाई होती है और उस सांडों की लड़ाई में ये नहीं पता कि आखिरी स्थिति तक कौन विजय प्राप्त करेगा, लेकिन यह अवश्य है कि उस अखाड़े के अंतर्गत कोई भी बच के बाहर नहीं निकलेगा। अर्थात क्या मतलब हुआ कि ऐसी स्थिति में सीनेट के अंतर्गत किसी भी राज्य या किसी भी देश के साथ संधि या समझौते की पुष्टि राष्ट्रपति के करने के बाद सीनेट के द्वारा पुष्टि अवश्य संभावी है। यदि उसकी पुष्टि सीनेट नहीं करती है तो ऐसी स्थिति में वो मान्य नहीं होगा। आप जानते हैं वर्साई की संधि की पुष्टि अमेरिकन उससे नहीं हुई थी। तो ये सब की सब इस तरह से किसी भी संधि या समझौते का ले, जो संधि या समझौता दूसरे राज्य के साथ राष्ट्रपति करता है उसकी पुष्टि है वो सीनेट के माध्यम से होनी आवश्यक है। यदि वो नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में वो संधि या समझौता जीवित नहीं रहता है। तो क्या अर्थ हुआ कि उस अखाड़े के अंतर्गत सांड दो हैं वो युद्ध करते हैं और उस युद्ध में या तो विजयी प्राप्त होंगे या फिर क्या होंगे, वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। अर्थात या तो संधि समझौता होगा, यदि सीनेट नहीं चाहेगी तो संधि या समझौता नष्ट हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति संधि या समझौता के संबंध में विशेष स्थिति प्राप्त है। तीसरी है युद्ध की घोषणा। ऊपर की दोनों नियुक्तियों से संबंधित और संधियों समझौतों से संबंधित सीनेट के पास जो शक्ति है वो अपरिमित है, वो प्रतिनिधि सभा के पास भी नहीं है। लेकिन युद्ध की घोषणा से संबंधित जो की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा युद्ध की घोषणा की जाती है, तो वह प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों से इसकी पुष्टि आवश्यक है। ऐसी स्थिति में युद्ध की घोषणा से संबंधित कार्यपालिका की जो शक्ति है वो प्रतिनिधि सभा को भी प्राप्त है और सीनेट को भी। किसी भी राज्य या दूसरे राज्य के साथ यदि युद्ध की घोषणा करता है राष्ट्रपति तो उसकी पुष्टि किससे होनी चाहिए, सीनेट से और प्रतिनिधि सभा दोनों से। अतः युद्ध की घोषणा के संबंध में प्रतिनिधि सभा और सीनेट को समान शक्ति प्राप्त है, लेकिन नियुक्तियों और संधि व समझौतों के संबंध में सीनेट को विशेष शक्ति प्राप्त है जो प्रतिनिधि सभा को भी प्राप्त नहीं है। ठीक है। तीसरी बात है, तीसरी जो शक्ति है वो न्यायिक शक्ति है। न्यायिक शक्तियां इंपॉर्टेंट शक्ति है। अर्थात एक प्रकार से कोर्ट बन जाता है। कहते हैं कि सीनेट के अंतर्गत कार्य करने वाले बहुत सारे सीनेटर्स होते हैं, वो जजेज के समान हैं। उनकी न्यायिक इतनी विशेषताएं होती हैं कि वो विषय के विशेषज्ञ होते हैं। ऐसी स्थिति में चाहे वो चुनाव से संबंधित राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मतगणना की संबंध में कोई विवाद हो तो ट्रायल के रूप में सीनेट का कार्य करती है, या फिर उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति किसी के या किसी सेना के बड़े किसी अधिकारी, सीआईआई के कोई बड़े अधिकारी, यदि उनको साबित कदाचार या भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में सीनेट की न्यायिक कमेटी के द्वारा उसको पारित करने के पश्चात उसकी ट्रायल अन्वेषण होती है, जांच होती है और न्यायालय द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया, यानी न्यायालय का मतलब सीनेट के द्वारा
न्यायालय का रूप ले लिया जाता है और महाभियोग की प्रक्रिया की जाती है और महाभियोग की दोनों सदनों के द्वारा पारित होने के बाद उसे अपदस्थ कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में न्यायिक रूप से महाभियोग, साबित कदाचार, भ्रष्टाचार जैसे आरोपों में सभी की जांच है वो एक प्रकार से सीनेट के द्वारा की जा सकती है, चाहे वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे CII का कोई व्यक्ति हो। तो ऐसी स्थिति में इसकी जांच की जा सकती है, इसकी न्याय के रूप में इसको महाभियोग जैसी प्रक्रिया को पालन किया जा सकता है। चौथी शक्ति है अन्वेषण, जांच व पड़ताल की। ये एक अनोखी शक्ति प्राप्त है सीनेट को। अमेरिकन राष्ट्रपति की महत्वाकांक्षाओं को अंकुश लगाने हेतु सीनेट की सहप्रीमित शक्ति के माध्यम से सीनेट अपने इतनी शक्तिशाली रूप में कार्य करती है कि हम देखेंगे कि बड़े बड़े 1929-30 के समय जो कांड हुआ, चाहे वो हो, चाहे हॉर्डिंग के समय तेल का संकट हो, चाहे निक्सन के समय वाटरगेट कांड हो, इन सभी के समय वाटरगेट कांड में देखिए डॉक्टर इरविन के द्वारा, सीनेट के एक व्यक्ति के द्वारा पूरे अमेरिकन हाउस, व्हाइट हाउस को हिला के रख दिया था। किस तरह से शासन व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार और उसकी संलिप्तता को पूरी दुनिया के सामने रखा। अर्थात सीनेट की अन्वेषण व जांच, यूं कहें हम, एक अपरिमित शक्ति है जो उस कार्य को अनोखे रूप में प्रस्तुत करती है और उसमें उसके भय के कारण किसी भी राष्ट्रपति या किसी भी न्यायालय के न्यायाधीश उनकी हिम्मत भी नहीं हो पाती है, हिम्मत नहीं जुटा पा सकते हैं, क्योंकि एक अनुभवी होते हैं, ज्ञानी होती है, विषय के विशेषज्ञ होते हैं और सीनेट के पास ये शक्ति है। इसी कारण कहते हैं कि इरविन जो थे उन्होंने किस तरह से वाटरगेट कांड में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो ये एक प्रकार से इसकी सीनेट की शक्तियां हैं। इसके अलावा भी अन्य शक्तियां, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित बहुत सारी शक्तियां हैं, ये सीनेट को पाई जाती हैं। लेकिन ये मुख्य रूप से 300-400 शक्तियां हैं जिसके कारण सीनेट की उच्चता प्रदान करती है। दुनिया में दूसरा ऐसा कोई सदन नहीं है जिसकी इतनी मजबूत स्थिति हो, जो उच्च सदन इतना मजबूत और शक्तिशाली हो, जिसको कुछ अनोखी शक्तियां प्राप्त हैं। इसलिए सीनेट अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। थैंक यू।